औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर राव और आपको हस्बे मामूल हाइड पार्क में खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया में दो तीन मूवमेंट्स बहुत जोर पकड़ रही हैं और बड़ा उसका, चूंकि इंटरनेट मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूब, व्हाट्सएप और ट्विटर की वजह से एक इंटरकनेक्टिविटी भी पूरी दुनिया में हो गई है और अवेयरनेस एक बहुत ज्यादा लोगों में आ गई है और बड़ी स्पीड से अगर कोई भी वाकया अच्छा या बुरा होता है तो पूरी दुनिया में वो जल्दी फैल जाता है। तो इसमें चूंकि पाकिस्तान भी डेफिनेटली जो 22 करोड़ अवाम का मुल्क है और वो भी पूरी दुनिया में जो तब्दीलियां हो रही हैं अच्छी या बुरी, उससे वो इफेक्ट पाकिस्तान भी होता है और उसके असरात पाकिस्तानी सोसाइटी पे आते हैं। तो पाकिस्तानी सोसाइटी पिछले 10-15 साल से मेरे ख्याल में इतनी तेजी से बदली है कि शायद इतने पिछले 50 सालों में या 100 साल में भी नहीं बदली थी। और जितनी अवेयरनेस लोगों में आई है और ऐसे इश्यूज पे बात होना शुरू हो गई है जो कभी सोचे भी नहीं जा सकते थे और बड़ा उनके बारे में बात करना बड़ा एक अजीब बात की जाती थी। इनमें सबसे पहले तो आता है ह्यूमन राइट्स का। ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान में जो है उसके बारे में एक बात करना या कोई ऐसा टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं होता था कि जिसके बारे में कोई बात करे और वो बस एक फॉर ग्रांटेड चीज ली जाती थी। और पाकिस्तान भी बड़ा दूसरा है वुमेन इशू। वुमेन इशू पे भी बहुत अरसे से कभी भी पाकिस्तान में एक यूं समझा जाता था कि एक अल्लाह ने जो मखलूक बनाई है वो आदमियों की बनाई है, जो माशरफुल मखलूकात की बात करते हैं, तो उसमें वो समझा जाता था कि आदमी एक अशरफुल मखलूकात में शामिल होते हैं और उसके अलावा जैसे इंसान के इस्तेमाल की, आदमी के इस्तेमाल की, नाट इंसान के इस्तेमाल की चीजें होती हैं, जैसे दरख्त हैं, जो फसलें उगती हैं, हमारे फ्रूट हैं, या जितनी भी चीजें इस्तेमाल की हैं उसमें एक औरत भी अल्लाह ताला ने इस्तेमाल के लिए पैदा की गई है। और वो एक बराबर नहीं है अशरफुल मखलूकात में, या इंसान में औरत शामिल नहीं होती, वो एक आदमी के इस्तेमाल की चीज है, ये समझा जाता था। तो उसके बारे में भी बड़ी बातें हो रही हैं। दूसरा, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिवनेस। ये एक पूरी दुनिया में, मैं कनाडा में रहता हूँ, नॉर्थ अमेरिका जो पूरी दुनिया में जो चैंपियन है ह्यूमन राइट्स के और इंक्लूसिव डाइवर्सिटी के, उसमें है मिनॉरिटीज को शामिल, इंक्लूड कैसे किया जा सकता है सोसाइटी में। उसके अलावा उसमें आती हैं आपकी जो है रंग के बेस पे, नस्ल की बुनियाद पे, सेक्स की बेस पे, जेंडर की बेस में, उसमें ट्रांसजेंडर्स हैं, उसमें और बहुत सारी कम्युनिटीज आ जाती है, LGBTQ हम कहते हैं, उसमें प्लस बल्कि उसमें आती है। तो उसमें हर तरह की तबकात है। तो किस बेस पे इंसान को इंसान समझा जाए, तो ये एक बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन होती थी, ताकि आपको इंसान को पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, माशी तौर पे खुशहाल होने के लिए और इज्जत पाने के लिए सोसाइटी में बहुत बैरियर थे। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान में मेरी तमहीद बहुत लंबी हो गई है, तो बड़ी इस वक्त काम हो रहा है। एक औरत मार्च के नाम पे वुमन वुमन एक्टिविस्ट बहुत पाकिस्तान में आगे आ गई हैं। इसी तरीके से इंक्लूसिव डाइवर्सिटी और ह्यूमन राइट्स के बारे में बड़ी अवेयरनेस आ गई है, उस सिलसिले में बड़ा काम हो रहा है। और इंटरफेथ जो हार्मनी है वो बड़ी एक क्रिएट हो रही है और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बन गई हैं जो कि तमाम रिलीजन्स को, तमाम फेथ को, तमाम बालातर जिसको कहते हैं कि रंग, नस्ल, मजहब से बालातर होकर वो काम कर रही हैं। उनमें एक रवादारी तहरीक के नाम से एक बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी बड़ी रिकग्निशन है और उसका बड़ा काम है। उनके चेयरमैन हैं सैमसन सलामत साहब, वो बड़ा काम कर रहे हैं। आज हमने उनको अपने प्रोग्राम में दावत दी है ताकि हम बात कर सकें और उनसे पूछ सकें कि वो पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं और उनका क्या पाकिस्तान की सोसाइटी पे इफेक्ट आ रहा है और किस किस्म के उनको चैलेंजेस दरपेश है। तो मैं सलामत साहब को, सैमसन साहब को खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम। सैमसन साहब खुश आमदीद। और जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में काफी टाइम ले लिया है, तो आप अपनी रवादारी तहरीक के बारे में बताएं, इसके अगराज और मकासद क्या हैं, वो किस इस पे काम कर रही है और क्या चैलेंजेस हैं और क्या होना चाहिए। जी, वेलकम टू द शो। और आप, ओवर टू यू। राव साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपकी मोहब्बत का शुक्रिया कि आपने मुझे कांटेक्ट किया, ढूंढा और अपने प्रोग्राम हाइड पार्क में बात करने का मुझे आप मौका दे रहे हैं। रवादारी तहरीक जो है, इसका आगाज 2015 में हुआ था। ये बुनियादी तौर पर एंटी एक्सट्रीमिज्म मूवमेंट है, लेकिन इसको मोहब्बत के साथ हम मोहब्बतों की तहरीक कहते हैं।
क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी तहरीक है जिसने मुख्तलिफ मज़ाहब, मुख्तलिफ मसालक मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के लोगों को, मुख्तलिफ कौमों के लोगों को, मुख्तलिफ सकाफ़तों के लोगों को एक प्लेटफ़ॉर्म पर इकट्ठा किया है। और वन पॉइंट एजेंडे पे इकट्ठा किया, वो क्या है कि हमें डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करनी है। हमें एक-दूसरे के अकीदे का एहतराम करना है, एक-दूसरे के फ़िरके का एहतराम करना है। सकाफ़त, ज़ुबान और जो भी डाइवर्सिटी की मुख्तलिफ शक्लें हैं पाकिस्तान की सोसाइटी में, उसको हमने एहतराम देना है और वो जो पुरअमन बक़ाए बाहमी का एक उसूल है, उसके तहत जो है वो पाकिस्तान की सोसाइटी को आगे लेकर जाना है। 2014 16 दिसंबर को जब आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ, तो तब मैंने अपने दोस्तों को पूरे पाकिस्तान से इकट्ठा किया कि भई ये इंतहा पसंदी और इंतहा पसंदी के बाद जो हमने लाशें हज़ारों की तादाद में उठाई हैं, ये अब हमारे बस से बाहर हो चुका है और जहाँ हमारी रियासत कुछ कर रही है, इदारे कुछ कर रहे हैं, हुकूमतें कर रही हैं, वहाँ पाकिस्तान के हर शहरी को अपना-अपना रोल जो है वो अदा करने की कोशिश करने की ज़रूरत है। जैसे 60s में मार्टिन लूथर किंग और उसके साथियों ने अमेरिका में काले और गोरे के फ़र्क ख़त्म करने के लिए जद्दोजहद जी, की और इसी तरह से साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला और उसके साथियों ने अपना हक़ हुक्मरानी हासिल करने के लिए जद्दोजहद की। इसी तरह से हमें एक जो है वो ग्रास रूट्स की मूवमेंट जो है, वो शुरू करने की ज़रूरत है, जो ख़ालिसतन जो है वो लोगों की तहरीक हो और लोग उसको जो है वो चला रहे हों, लीड कर रहे हों। तो एक हमने 2015 के आगाज़ में तहरीक शुरू की जिसके 2-3 बड़े मकासद थे। पहला मकसद ये था कि हम आम लोगों में जाएँगे और हम उनसे बात करेंगे, डायलॉग का आगाज़ करेंगे कि भई पहले भी हम इकट्ठे रह रहे थे मुख्तलिफ मज़ाहब और मसालक के लोग। अब क्या हम में आ गया है कि हम जो है वो एक-दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं और ये अदम बर्दाश्त जो है वो दिन-ब-दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम अपना हमसाया बदल नहीं सकते तो हम अपने हमसाये के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहना सीख लें। वो हमसाया मेरा सुन्नी भी हो सकता है, शिया भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, किसी दूसरे मज़हब का हो सकता है। जी, बिल्कुल। तो पहला मकसद ये था कि हम लोगों के अंदर डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट ख़ास तौर पर जो मज़हबी रवादारी का एहतराम है, उस पर बात करें जी, और बिल्कुल। उसको जो चैलेंजेज़ हैं, उस पर एक डायलॉग जो है उसका आगाज़ करें। जी, दूसरा ये बिल्कुल, था कि मैं भी यही कहता होता हूँ कि अगर आपका पड़ोसी है, उसके साथ अगर आपकी बनती नहीं भी है, तो चुप करके आप गाड़ी के निकालें और आप निकल जाएँ, वो आएगा चुप करके, वो अपने घर में घुस जाए। ज़रूरी तो नहीं है कि सुबह उठ के गालियाँ दे एक-दूसरे को। मतलब ये भी तो हो सकता है ना मिनिमम। बिल्कुल, अगर तो वैसे तो अच्छी बात है कि आप दो फ्रेंडशिप कर रहे हैं, लेकिन अगर हम मिनिमम पे अगर जाएँ, तो अगर आप नहीं कर सकते, आपका नहीं ख़्यालात मिलते, तो आप अपने घर राज़ी, मैं अपने घर राज़ी, तो ज़रूरी तो नहीं कि हम एक-दूसरे को खड़े होकर गालियाँ दें सुबह-शाम को। जी। बिल्कुल, प्लीज़। तो ये हमारा जो है वो पहला मकसद था कि आप तो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी आप भी जानते हैं कि 70 की दहाई में पाकिस्तान में किस तरीके से हमारे जो सियासी वर्कर और रहनुमा थे, वो किस तरह स्टडी सर्कल किया करते थे। जी, बिल्कुल। एक डायलॉग का माहौल और वहाँ से देखो जो वहाँ से सियासी कारकुन निकले वो कितने कद्दावर जो है वो साबित हुए। तो इस तरह से हमने ये एक डायलॉग जो है वो इस मौज़ू पर शुरू किया और हुँ, दूसरा हमारी तहरीक का मकसद ये था कि रियासत के इदारे, हुकूमतें उनको हम उनकी ज़िम्मेदारियाँ जो है वो याद दिलाएँ। ख़ास तौर पर एज़ ए प्रेशर ग्रुप काम करें, जैसे होते हैं कि जी, जी, बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली मसलन अगर कोई यहाँ पर नफ़रत फैलाता है, कोई तंज़ीम है, इंतहा पसंद गिरोह है, वो लोगों में नफ़रत फैला रहे हैं, मारा-मारी की तालीम देते हैं, तो उनको रोकना राव साहब मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। जी, बिल्कुल, वो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी ज़िम्मेदारी। रियासत के इदारों और जो रियासत के ज़िम्मेदार लोग हैं, उन्होंने उसको रोकना है। तो हम रियासत के इदारों को, अफ़राद को, रहनुमाओं को, सियासी जमातों को, उनकी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो याद दिलाएँगे और तीसरा हमारी तहरीक का मकसद ये था कि हम मुख्तलिफ़ जो कम्युनिटीज़ हैं, ख़ास तौर पर मज़हबी जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं हुँ, हुँ, अक्सरियत है, अक़लियत जिसको बोला जाता है, उनके दरमियान हम पुल का किरदार अदा करेंगे। हम हुँ, ऐसे बहाने ढूँढेंगे जिसके ज़रिए से हम लोगों को एक प्लेटफ़ॉर्म पर इकट्ठा कर सकें। जैसे हम क्रिसमस भी इकट्ठा मनाते हैं, होली, दिवाली, ईद मिलादुन्नबी, बड़ी ईद, छोटी ईद, बाबा गुरु नानक का जन्मदिन, हुँ, रवादारी तहरीक जो है वो सब त्योहार मनाती है क्योंकि हम समझते हैं कि त्योहार जो हैं वो साँझे होते हैं और जी, हमें बिल्कुल। सब मिलकर जो है वो सेलिब्रेट करना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों के दरमियान रवादारी तहरीक जो है
वो हुँ, एक हुँ। पुल का किरदार अदा कर रही है। चूँकि रवादारी तहरीक जो है वो एक राइट्स बेस्ड मूवमेंट है, हम जी, बिल्कुल। इंसानी हकूक पर यकीन रखते हैं, इसलिए हम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के जो अ, मसले हैं, उन पर हम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मुतहर्रिक अंदाज़ में काम कर रहे हैं। हम ये जो बच्चों और बच्चियों के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात हो रहे हैं, इसके हुँ, हुँ। खिलाफ हमारी कैम्पेन्स चल रही हैं। अक़लियतों के साथ जो फ़ोर्स्ड कन्वर्जन के वाक़यात हो रहे हैं, उसके खिलाफ हमारी काफ़ी जद्दोजहद है। फिर तौहीन-ए-मज़हब की आड़ में जिस तरीके से ना सिर्फ़ अक़लियतों को बल्कि अक्सरियत के लोगों को, मुसलमानों को भी झूठे इल्ज़ाम लगाकर जो है यहाँ पर प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। जी, जी, तो बिल्कुल। ये सारे जो मौज़ूआत हैं, फिर ट्रांस कम्युनिटी है, सैनिटरी वर्कर्स हैं, पट्टा मज़दूर हैं, ये वो लोग हैं हमारी कम्युनिटी के जो पिसे हुए तबक़ात हैं। जी, तो बिल्कुल। इनके लिए जो है वो हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा-थोड़ा हम काम अच्छा, जो है वो इसमें ज़रूर 2-3 चीज़ें हैं, जैसे आपने भट्टा मज़दूरों की बात की, सैनिटरी वर्कर्स की बात की, तो आपके ऑब्जेक्टिव तो काफ़ी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं और मतलब हर एक की दिल की आवाज़ है ये। इसको आप एग्ज़ीक्यूट कैसे करते हैं? आप मतलब कोई इसमें प्रैक्टिकली हाउ यू वर्क लाइक एज़ ए कोई लीगल एड के तौर पे काम कर रहे हैं, सेमिनार्स करते हैं या एक ऑर्गनाइज़ेशंस मतलब कोई प्रोटेस्ट करते हैं? हाउ यू वर्क आपका प्रकार राव साहब बुनियादी तौर पर हम एक एडवोकेसी ग्रुप हैं, हम कोई सर्विस डिलीवरी की कोई ऑर्गनाइज़ेशन नहीं जी, है, बिल्कुल। लेकिन हमारी एफ़िलिएशंस जो हैं वो ऐसे इदारों के साथ हैं, हुँ, जो हुँ। लीगल एड या इस तरह की सर्विसेज़ जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। ज़्यादातर हमारा काम जो महरूम तबक़ात के लिए है वो ये कि हम उनके इश्यूज़ जो हैं हुँ, हुँ। उन पर उनको आइडेंटिफ़ाई करते हैं, उनको लिखते हैं और उन पर जो है वो एडवोकेसी इनिशिएटिव्स जो हैं वो लेते हैं। हम सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेज़, एहतजाज और जिस तरीके हुँ, से हुँ। भी हम अपनी बात जो है वो हुकूमत तक या मुतल्लका इदारों तक पहुँचा सकें, वो हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, दूसरा एक पाकिस्तान में जनरली एक स्टिग्मा है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे कि ये फॉरेन फंडेड होती हैं और इनका एक अपना एजेंडा होता है जो मखसूस एजेंडा और उसकी आड़ में वो अपना ऑब्जेक्टिव कुछ और होते हैं, बताते कुछ तो इसको आप कैसे इसको डील कर रहे हैं और क्या रिस्पॉन्स आ रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? आप कैसे इसको देखिए, मैं इससे पहले राव साहब आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, तो हमेशा हम पर उँगलियाँ जो हैं वो उठती हैं, कि जी ये कोई मगरब का एजेंडा है, ह्यूमन राइट्स जो है वो हमारे मज़हब के खिलाफ कोई साज़िश है। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमें सुनने को चूँकि मेरा ह्यूमन राइट्स मेरा सब्जेक्ट है, मैं पढ़ाता भी हूँ। कनाडा में भी अच्छा, मैं पढ़ा चुका हूँ ह्यूमन राइट्स का सब्जेक्ट। ग्रेट। तो पाकिस्तान के लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि जब हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं तो हमारा मतलब क्या है? ह्यूमन राइट्स जब हम कहते हैं तो हमारा मतलब ये होता है कि तमाम इंसान हकूक और इज़्ज़त के एतबार से बराबर पैदा हुए हैं। जी, सबको बिल्कुल। बराबरी की नज़र से देखा जाए और किसी के साथ इम्तियाज़ी सलूक किसी भी बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये ये सादा खुदा सी का और जो है आपका मामला है, वो खुदा का और जी, आपका बिल्कुल। मामला है, ये दुनिया में आपके सादा-सी साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। सादा-सी डेफ़िनेशन है जो लोगों को समझने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर चूँकि जो पावर स्ट्रक्चर है वो लोगों को हकूक देना नहीं चाहते इसलिए वो इंसानी हकूक का लफ्ज़ भी नहीं सुनना चाहते। जी, बिल्कुल। ठीक है? तो रही जो है वो फ़ॉरेन फंडिंग की बात जिस हवाले से एनजीओज़ पर जो है वो एक धब्बा लगाया जाता है, तो मैं राव साहब मज़ाकन आपको कहता हूँ कि पूरा पाकिस्तान ही फ़ॉरेन फंडिंग पे चलता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है? जो ये हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से जो पैसा आप लेते हैं, यूएनओ से आप पैसा लेते हैं और मुख्तलिफ मुल्कों से आप पैसा लेते हैं, वो सारी फ़ॉरेन फंडिंग ही है। जी, बिल्कुल। अगर आज हमें फ़ॉरेन फंडिंग पाकिस्तान को ना मिले तो हम खुदा न ख़ास्ता जो है वो दिवालिया हो सकते हैं, आप जानते हैं। जी, तो बिल्कुल। एनजीओज़ तो यहाँ पर कुछ न कुछ दूसरे मुल्कों से चैरिटी के पैसे लेकर जो है वो कुछ न कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, चैरिटी का काम कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस जो है वो पैदा कर रहे हैं। आज जो मज़हबी तंज़ीमें जमातें हैं, वो भी उनको भी इंसानी हकूक के लफ्ज़ आ गए हैं, उनको भी रवादारी के लफ्ज़ आ गए हैं। तो ये उसी सारे काम का नतीजा है जो 3-4 दहाइयों से यहाँ पर गैर सरकारी तंज़ीमें, फलाही तंज़ीमें जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये खामख़ा का एक प्रोपेगेंडा है जो एनजीओज़ के खिलाफ गैर सरकारी तंज़ीमों के खिलाफ किया जाता है। कम से कम जो हमारे जैसी गैर सरकारी तंज़ीमें हैं, वो बाहर से फंडिंग लेकर यहाँ पर टेररिज़्म नहीं करते। जी, वो यहाँ बिल्कुल। लोगों में नफ़रत नहीं फैलाते, वो यहाँ पर लोगों को मरने और मारने की तालीम नहीं देते। हम लोगों को इंसानियत की तालीम देते हैं। अच्छा, दूसरा अभी जैसे मार्च का महीना आता है और पूरी दुनिया में वुमेन राइट्स के बारे में वुमेन एक्टिविस्ट
जो आ जाती हैं और इंसानी, वो भी ज़ाहिर बात है, औरतें जैसे हमने इंट्रोडक्शन में कहा कि औरतें कोई आदमी को अशरफुल मखलूक़ात में पैदा नहीं किया, औरतों और मर्दों दोनों को किया है, तो वो भी बराबर की हैं। तो वो पूरी दुनिया में इसकी एक मूवमेंट आती है। पाकिस्तान में 2-3 साल से बड़ा चर्चा है और एक एक्सट्रीम पोजीशन दोनों साइडों ने ले ली है। तो वो एक जिस तरह के पोस्टर्स, प्ले कार्ड और बैनर्स लगे होते हैं उसमें मार्च में, तो उसके बारे में आप कहेंगे क्या उन्होंने भी कोई एक्सट्रीम पोजीशन नहीं ले ली कि जिस तरह के वो करते हैं कि आज़ादी का मतलब ये तो नहीं है कि वो जी मैं बैठ गई हूँ खोल के, टांगे खोल के, तो आज़ादी नहीं है। ऑफ कोर्स उनकी आज़ादी है, लेकिन आप ऐसा भी तो ना करें ना कि आपकी आज़ादी वहीं तक होती है कि जो आप दूसरों की के एरिया में इंक्रोच ना करें। अगर किसी और का, अगर आपकी किसी एक्शन से मैं हर्ट हो रहा हूँ, तो वो आपकी इंसानी आज़ादी नहीं है। इसी तरीके से अगर आप कोई हर्ट हो रहे हैं मेरी किसी चीज़ से, एक्शन से, तो आप अपने इंडिविजुअल तो कर सकते हैं, अपने तक महदूद रखें कि जी, जी मैं तो आज़ादी हूँ, मैं जो मर्ज़ी बोलूँ, जो मर्ज़ी जाऊँ, जो मर्ज़ी खाऊँ, आप कपड़े उतार के सड़क पे तो नहीं फिर सकते ना। आज़ादी तो है, लेकिन एक जो एक्सेप्टेबल है सोसाइटी में, उसके मुताबिक ही जो हमारी जो कंज़र्वेटिव सोसाइटी है, उसको एक लेके ये नुकसान तो नहीं पहुँचा रहे। अगर इतना एकदम से एक्सट्रीम लेके मे बी 10 साल के बाद या 20 साल के बाद तो आप वहाँ पे स्टेज पे पहुँच सकते हैं कि लोग एक्सेप्ट करें। तो इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? देखिए मेरा ख़्याल ये है कि ऑन अ लाइटर नोट के सारी ज़िंदगी और मर्दों ने जो है वो औरतों पर हुक्मरानी करने की कोशिश की है। अगर औरतें बाहर निकल आई हैं और अपने हक की बात कर रही हैं, तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। कोई जी, बात नहीं, बिल्कुल। अगर उन्होंने कोई 2-4 नारे लगा लिए हैं, तो इतनी जल्दी हम जो है उनसे ऑफेंड क्यों हो गए हैं। देखिए मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी जो है ये वो नारा है जिस पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो एतराज़ हुए हैं। मसलन मैं अपने बारे में ये कहता हूँ कि ये कपड़े जो मैंने पहने हैं, ये मैंने अपनी पसंद के पहने हैं। मैंने जी, अपनी बिल्कुल। पसंद जाके खरीदे, अपनी पसंद का कलर लिया, अपनी पसंद के सिलवाए, अपनी पसंद के बाल मैंने ये लेके रखे हुए हैं, जी, ठीक है? बिल्कुल। मैं अपनी पसंद से आता हूँ, जाता हूँ, सारे काम करता हूँ। तो अगर हम इन औरत को इंसान मानते हैं और बराबर का इंसान मानते हैं, तो फिर ये सारी चॉइस के हकूक जो है, ये हमें जी, उनको बिल्कुल। देने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली आपको पता है कि यहाँ पर औरत के हवाले से मर्द जो है वो खुद से फैसले करना चाहता है। ज़रा को वो अपनी मर्ज़ी से कोई फैसला करना चाहती है तो उसके रास्ते में मर्द जो है वो रुकावट बन जाता है। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ। रही एक्सट्रीम पोज़ीशन की बात, तो जो औरतों के अगेंस्ट एलिमेंट है, उनकी आज़ादियों के अगेंस्ट अनासर हैं, वो तो पहले ही एक्सट्रीमिस्ट हैं। मैं समझता हूँ उन उन पे उनका रिएक्शन जो है वो तो आना ही आना था। रही ख़वातीन की बात, तो मैं चूँकि पिछले पिछले साल औरत मार्च का बाकायदा हिस्सा रहा हूँ, क्योंकि कुछ मज़हबी ग्रोहों में ने सखर में हमें थ्रेट किया था कि हम औरत मार्च जो है वो नहीं करने देंगे। तो मैं खुद बज़ाते खुद गया था, चैलेंज करके गया था कि हम आ रहे हैं, औरतें भी आ रही हैं और हम ये औरत मार्च करेंगे, अगर आप में जुर्अत है तो आप हमें रोक कर दिखाएँ। देखिए, अगर किसी बच्ची ने या औरत ने एक पोस्टर जो है वो पकड़ के कोई तस्वीर बनवा ली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एजेंडा जो है वो औरत मार्च की इंतज़ामिया का है, जिस पर जी, किसी को बिल्कुल। एतराज़ हो सकता है, ठीक है? तो एतराज़ करने को तो मुझे उन मर्दों पर भी है जो जहाँ मर्ज़ी जो है वो शलवार उतार के जो है वो पेशाब करना शुरू कर देते हैं। जहाँ जी, मर्ज़ी जो बिल्कुल। है वो बनियान उतार के जो है वो फिरना शुरू कर देते हैं। तो एतराज़ तो फिर औरतों को भी उन मर्दों का पर भी होना चाहिए ना। जी, बिल्कुल, औरतों पर बिल्कुल। तो आपको बड़े एतराज़ात हैं, लेकिन आप जो है वो क्या करते हैं, जहाँ मर्ज़ी जो है वो ख़वातीन को हैरेस जो है वो किया जाता है। आप पर फ़र्ज़ है कि आपने जो है वो औरतों को देखकर गुज़रना है, उनको हाथ लगाकर गुज़रना है। तो भई ये औरत मार्च की इंतज़ामिया ने ये क्लियर किया था कि इस तरह के जो नारे जिनका आपने ज़िक्र किया है, वो इंतज़ामिया की तरफ से नहीं थे। वो कुछ अगर इंडिविजुअल्स लेकर आए थे, तो वो ठीक है, औरत मार्च जब स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत सारा एक्सट्रीम पोज़ीशन लेते हैं, तभी कुछ मिलता है आपको थोड़ा-सा। हाँ, हाँ, तो ये उन्होंने जो है वो इस बात को जो है वो क्लियर किया था। फिर एक और जो है वो चीज़ गालिबन एक्सप्रेस टीवी पे जो बहुत मशहूर एंकर हैं मंसूर अली खान, हुँ। उन्होंने पिछले साल जो है वो बाकायदा इनको एक्सपोज़ किया था, जो ख़वातीन के मार्च पर जो है वो, क्योंकि फ़ोटोशॉप के ज़रिए से जो है वो नारे जी, जी। तब्दील करके जो है वो प्रोपेगेंडा जी, जो जी। है वो किया गया। जी। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि देखिए बजाए इसके कि हम औरतों के खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा मुहिम जो है वो शुरू करें, हमें ख़वातीन की जो आज़ादियाँ हैं, और आज़ादियाँ सिर्फ़ शादी करने की आज़ादी या मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, बाकी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ़ैसला जी, जी। करना, उसको जी, अपनी बिल्कुल। मर्ज़ी से
तो इन छोटी-छोटी चीज़ों में हमें उनको स्पेस देने की ज़रूरत है। जी, बिल्कुल। नहीं बिल्कुल मैं देखा है पाकिस्तान में अगर मतलब अगर हम कहते हैं कि अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी को-एजुकेशन बना भी लेती है, तो वो लड़कियाँ अलग से क्लास में बैठती हैं, अलग से आती हैं, अलग से खाती हैं, अलग से कैंटीन में बैठती हैं, तो वो तो कोई आज़ादी ना हुई ना। मतलब अगर आप अपनी मर्ज़ी से घूम फिर ना सकें, इंटरेक्शन इंटरेक्शन ना कर सकें, वो तो फिर आपने एक पिंजरे में बंद करके ले आए। देखिए, राव साहब आप कनाडा में रहते हैं, मैं अभी-अभी कनाडा से अमेरिका से वापस आया हूँ। देखिए, कनाडा और अमेरिका एक फ्री सोसाइटी है, ठीक है? इस जी, हवाले से। लेकिन आप ये देखिए कि कोई मर्द जो है वो किसी लड़की या खातून को उसकी मर्ज़ी के बगैर उसके साथ कुछ नहीं कर सकता। जी, एग्ज़ैक्टली। उसको छेड़ भी नहीं सकता, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। तो भई यहाँ आप औरत को जो है वो आप हर चीज़ का मोर्दे-इल्ज़ाम ठहराते हैं, आप मर्द को जो है वो क्यों मर्द अपने आप को लगाम जो है वो क्यों डालने को तैयार नहीं है? तो ये समझने की ज़रूरत है इस डिबेट को जो है वो बजाए इस कि आप नेगेटिव तरफ हुँ। लेकर जाएँ, पाकिस्तानी जो हमारे जैसे लोग हैं उनको इस डिबेट को जो है वो पॉज़िटिव साइड पर लेकर जी, जाएँ। बिल्कुल। अच्छा दूसरा एक और जो सबसे बड़ा एतराज़ एनजीओज़ पे होता है, जैसे आपने भट्टा मज़दूरों की बात की और आपने सैनिटरी वर्कर्स की बात की, जो बिल्कुल लोअर क्लास में और जो बेचारे बिल्कुल जो उसमें तो ख़ैर फिर भी सैनिटरी वर्कर्स तो शहरों में रहते हैं, वो जॉब करते हैं। जो रवैया इंसानों का होता है, वो तो एक सेपरेट इश्यू है, लेकिन ये कि भट्टा मज़दूर तो वो गुलामी में एक एक किस्म की जो उनकी जो है ना, वो नस्ल दर नस्ल चलती है। भट्टा मज़दूर की तहरीकें बड़ी पुरानी है पाकिस्तान में, 50s और 60s से शुरू हुई हुई हैं। अभी तक उनके जो है ना हालात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और जो सबसे बड़ा एतराज़ किया जाता है कि जो लोग जो है ना वो 5 स्टार होटल्स में बैठ के सेमिनार्स कर लेते हैं और जो है ना स्पेशली जैसे वुमेन की बात की थी तो वो जो बेगमात हैं सेक्रेटरीज़ की उनकी उनको पास वो एक एक ट्रेंड है और एक ये फ़ैशन के तौर पे एक स्टेटस सिंबल है कि जी मैं एक एनजीओ चला रही हूँ। उनका आम ना औरतों से कोई ताल्लुक है जैसे खेतों में औरतें मज़दूर काम करती हैं, जो बेचारी उनके पास जो है जैसे हम बात करते हैं कि कल ही मैं किसी से बात कर रहा था कि उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में जो 70% जो वुमेन हैं जो डॉक्टर बनने के बावजूद प्रैक्टिस छोड़ देती हैं। मतलब वो तो तबका है ना जो डॉक्टर बन गई हैं, अच्छी अच्छी फैमिली में शादी हुई है। तो मैंने उनको यही कहा कि ये बड़ा कहने को तो है लगता है कि लेकिन आप ये देखिए कि ना तो उनको गाड़ी चलाने की आज़ादी है औरतों को, ठीक है? ना उनके पास कोई घर में बच्चे सँभालने का कोई सपोर्ट सिस्टम है कि उनके पास कोई अच्छी वहाँ पे डे केयर सेंटर बना हो जहाँ पे बच्चों को छोड़ सकें। अगर वो हॉस्पिटल में जाती हैं, वहाँ पे उनके साथ हैरेसमेंट होती है, तो आपने कंडूसिव एनवायरनमेंट भी नहीं दिया, तो वो औरत बेचारी शादी ज़रूरी ये नहीं है कि मर्द ने रोक दिया उसको कि आप जो है ना वो ना जाएँ नौकरी नहीं कर सकती। उसमें पूरी सोसाइटी ने आपको उनको एनवायरनमेंट ही नहीं दिया औरत को जाने के लिए, वो बस में बंदा तो छत पे चढ़ के भी लोग जाते हैं बेचारे नौकरियां करने और डंडे से जो है ना वो पकड़ के डंडा पकड़ के और दरवाजे में खड़े होकर लोग सफर कर रहे होते हैं औरतें तो नहीं कर सकती वो। तो ये जो सोसाइटी में है ना उनके भट्टा मजदूरों के हालात बदले हैं इस सिलसिले में आप लोग क्या कर रहे हैं और ये अभी तक क्यों नहीं कामयाब हुई भट्टा मजदूरों की तारीख पिछले 50 सालों से चल रही है ये। देखिए पहली बात तो ये कि ये जो एनजीओज़ का 5 स्टार वाला माहौल है, इस पे तो मुझे ज़ाती तौर पर कुछ एतराज़ात हैं, ठीक है? और मेरा ये ख़्याल है कि जो पैसा हमारे पास आता है, हमें उनको ज़रा थोड़ा सोच-समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। जी। उनको इस तरह क्योंकि देखिए अगर आप मुज़फ़्फ़रगढ़ में बैठी जतोई में बैठी एक खातून के हकूक़ की बात जो है वो लाहौर के पीसी में कर रहे हैं, जहाँ पर वो अगर खातून आएगी अपनी मर्ज़ी से तो उसको कोई घुसने नहीं देगा क्योंकि वो पीसी होटल जो है वो किसी सरमायादार का है और हमारी तो जद्दोजहद ही सरमायादारों के खिलाफ है, जी जागीरदारों के बिल्कुल। खिलाफ, जिनकी वजह से ये सारा कुछ जो है वो हो रहा है। तो इस पे तो मेरा ख़्याल है कि एनजीओज़ को अपनी हिकमत अमली को, पॉलिसी को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। रिसोर्सेज़ को ज जो है वो बेहतर अंदाज़ में इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे लगता है यही वजह है कि हम अभी तक ग्रास रूट्स की मूवमेंट जो है वो भट्टा मज़दूरों के हवाले से शायद उस तरीके से बिल्ड नहीं कर पाए जिस तरीके से मार्टिन लूथर किंग ने जो है वो एक मूवमेंट जो है वो बिल्ड की थी या बाकी जगहों पर जो है, इस तरह की कई मिसालें जो हैं वो हिंदुस्तान के अंदर जो है वो कई ग्रास रूट्स की मूवमेंट जो है वो जी बिल्कुल। हालिया सालों में हमें देखने को मिली है। तो मेरा ये ख़्याल है कि हमें सिविल सोसाइटी को बदलते वक़्त के तकाज़ों के मुताबिक अपनी हिकमत अमली और स्ट्रैटेजीज़ को जो है वो बदलने की ज़रूरत है। मैं यही कहना चाहूँगा।
अच्छा, दूसरा एक और भी है, जब आप एक किसी के खिलाफ मूवमेंट चलाते हैं, किसी समाज के खिलाफ और किसी तबके के खिलाफ, या कोई जैसे सरमायादाराना निज़ाम की बात की आपने, तो इस तरह पॉलिटिकल मूवमेंट भी चलती है। तो मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, उससे फिर आपसे सवाल सवाल करूँगा, भाई प्रोग्राम का वक़्त भी खत्म होने वाला है, लास्ट सवाल ही है ये। देखिए, हम किसी से मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि जी पीडीएम ने जो है ना वो डील कर लेनी है आर्मी के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो मैंने कहा देखें, आर्मी या एस्टेब्लिशमेंट है वो हमारे मुल्क का एक हिस्सा है। हमारे पास 2 ऑप्शन हैं एज़ अ पॉलिटिकल पार्टी, या ये है कि हम अपना इतना प्रेशर ग्रुप के तौर पे इतना बिल्ड करें प्रेशर और इतना मूवमेंट लाएँ अवाम में, और वो एक बैक फुट पे जाए और हम एक नेगोशिएटेड डायलॉग से सेटलमेंट कर लें। कुछ लो और कुछ दो का असूल होता है हमेशा जमहूरियत में, और जब आप डायलॉग बात करते हैं, आप मेरी बात सुनते हैं, मैं आपकी सुनता हूँ, और फिर एक कंसेंसस डेवलप होता है। दूसरा होता है कि हम जीएचक्यू पे जाके कब्जा कर लें और सबको निकाल के जनरलों को और जो है ना रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सड़कों पे घसीटें, जो कि ना मुल्क के मुफाद में है, ना पॉसिबल है। ठीक है? ये ऑप्शन तो नहीं है। तो इसी तरीके से जब आप ये तहरीक चला रहे हैं उनके खिलाफ, तो क्या आप कोई डायलॉग करके और करके उनको बैक फुट पे लेके जाने की, क्योंकि आप एक जब एक पार्टी एक्सट्रीम लेती है व्यू, और एक आप ओपिनियनेटेड हमारी सोसाइटी बहुत हो गई है, जो बंदा खड़ा है कि नहीं मैं ही सही हूँ और दूसरे सब गलत हैं, तो दूसरी पार्टी भी जो कि रिसोर्सफुल भी है और उनके मुफादात भी हैं, वो भी आप एक एक्सट्रीम पोजीशन लेती है। तो आप कैसे इसको ब्रिज कैसे करने की कोशिश कर रहे हैं? डायलॉग कर रहे हैं, या कोई लेजिस्लेशन के थ्रू कर रहे हैं? किस चीज़ को आप कह रहे हैं? ओवरऑल जो आपके जो मूवमेंट है, जैसे भट्टा मजदूरों की है, या जो इस तरह के सैनिटरी वर्कर्स की, जो जिसमें लेजिस्लेशन या वर्क प्लेस हरासमेंट की बात। देखिए हमारी जो स्ट्रैटेजी है या हिकमत अमली है वो मल्टी डायमेंशनल है। हम्म, पहली बात तो ये कि हम डायलॉग पर यकीन रखते हैं और हम जो भी इन तबकात के मसाइल होते हैं वो हम हुकूमत तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हम हुकूमत के इदारों से भी मिलते हैं, वुज़रा से भी मिलते हैं, उनको लेटर्स भी जो है वो भिजवाते हैं, रिकमेंडेशंस भी भिजवाते हैं, मीडिया के थ्रू भी हम अपना पैगाम जो है वो पास ऑन करने की कोशिश करते हैं। तो इसके अलावा जहाँ पर हमारी नहीं मानी जाती, फिर प्रेशर बिल्ड करने के लिए हम एहतजाज भी करते हैं, हम कॉन्फ्रेंसेस भी जी। करते हैं। तो हमारी अप्रोच जो है वो मल्टी डायमेंशनल है और मेरा ये ख़्याल है कि जो सिविल सोसाइटी के हमारी तरह के फोरम्स या इदारे हैं, हमारी अप्रोच हमेशा मल्टी डायमेंशनल ही होनी चाहिए और हम्म, हमें हर तरीका जो है वो अपनाना चाहिए, जिसके ज़रिए से हम पुरअमन रहकर जो है, वो अपनी बात को आगे तक पहुँचा सकें और वो मसला या मसाइल जिन पर हम काम कर रहे हैं उनके हल के लिए जो है वो हमें हर फ़ोरम जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये मेरा ख़्याल है वो एक रास्ता है बीच का जो हमेशा हमें इस्तेमाल जो करना डायलॉग चाहिए। का रास्ता जी, दैट्स अ जी। डेमोक्रेटिक वे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम का वक़्त अब हमारा ख़त्म हो रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोग्राम है, बातें तो बहुत सारी हैं और टॉपिक भी बहुत लंबा है और बड़ा इंटरेस्टिंग, मेरा खुद अपना एक इसमें इंटरेस्ट है, तो मैं खुद पैशनेट हो जाता हूँ इस टॉपिक पे बात करते वक़्त। तो मैं सनसन सलामत साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने आज हमारे लिए टाइम निकाला। तो इंशाल्लाह मेरे प्रोग्राम को आप देखिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो आपको दोबारा से हम किसी और टॉपिक पे, ह्यूमन राइट्स के बारे में और जो सोसाइटी के जनरल इश्यूज़ हैं उसके बारे में आपसे आगाही देते रहेंगे और किसी और गेस्ट के साथ हाज़िर होंगे। उस वक़्त तक के लिए खुदा हाफ़िज़।